सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर चुके थे, तो मोस्टली ग्रेविटेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन केपलर्स लॉ को अलग कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को ग्रेविटेशन तो पूरा क्लियर रहता है लेकिन केपलर्स लॉ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 लॉ है, बहुत आसान है। लेकिन एक और है इसेंट्रिसिटी, उसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, उसको देख लेंगे क्योंकि सेकेंड लॉ का ही एक्सट्रैक्शन है। थोड़ा एनसीईआरटी भी थोड़ा मेंशन करती है और मॉड्यूल्स में भी अच्छे से दिया रहता है, तो उसको कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो केपलर्स लॉ का बात करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट में ही किए थे कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में स्टडी पहले से चल रहा था। न्यूटन के लॉ देने से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले भी बात चल रहा था, तो वो लोग भी प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन थ्योरी नहीं दिए थे। थ्योरी न्यूटन साहब आए फिर दिया। लेकिन उसी तरीके का केपलर लॉ दिए, 3 लॉ। किसका लॉ दिए? प्लैनेटरी मोशन का। प्लैनेटरी मोशन के रिलेशन में 3 लॉ दिए, जिससे हम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं प्लैनेट्स के, सैटेलाइट के लिए, या कुछ कुछ प्लैनेट ऑर्बिट का थ्योरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो यही केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ये 3 लॉ दिए थे, ठीक है। पहले 3 लॉ देख लेते हैं। एक दिए थे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा दिए थे लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा दिए थे लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। ये दिए थे। हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में ही मोस्टली समझ लेंगे कि ओवरव्यू क्या है, फिर ये दोनों थोड़ा इजी है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ इम्पॉर्टेंट आ जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम एक बात बताएंगे और उसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आता है सेकंड लॉ से। तो पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट का बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट का बात करने से पहले हम थोड़ा ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्बिट है क्या और कैसा दिखता है, और किस किस चीज़ों को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा या वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छे से समझें। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिकल पाथ होता है एक ऑर्बिट, सर्कुलर तो होता नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल पाथ और सर्कुलर से ही रिलेशन में इसेंट्रिसिटी आता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि आराम से बहुत लोग छोड़ के जाता है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल पाथ मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग सन मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सन मानते हैं। सन को रेड से कर रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसी के बारे में पढ़ना। यहाँ पे सन को मान रहे हैं, तो सन को मान रहे हैं तो इसी को बोलते हैं फोकस। मान लेते हैं F1 लिखते हैं। ये सन के अराउंड ही सारा प्लैनेट्स घूमेगा। ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट किसका है? ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट उसका है जो प्लैनेट का है। कोई भी मान लो, प्लैनेट अर्थ मान लो, ये अर्थ घूमेगा इसके चारों तरफ, ठीक है। और ये है सन जहाँ पे लोकेटेड है, उसको बोलते हैं फोकस। और उसी तरीके से एक और फोकस हम लोग डोनेट करते हैं। जैसे कि ये अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे भी एक फोकस हम लोग, यहाँ पे भी एक फोकस, यहाँ पे भी एक फोकस। तो हम बोलेंगे एक फोकस पे सन लोकेटेड होता है। क्या होता है? यहाँ सन लोकेटेड होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिकल पाथ बना है। लेकिन जैसे सन लोकेटेड है उसी तरह से एक और फोकस मानते हैं इस साइड भी। अब ध्यान देना, अब फोकस माने तो क्यों यहीं पे माने? क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए, तभी फोकस बोल सकते हैं। ध्यान से, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में होगा वही डिस्टेंस यहाँ के बीच में होगा, इसको फोकस 2 बोलते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ हम लोग समझ गया। अब देखो, अब एक चीज़ और समझना है। ये जो डिस्टेंस है हम अभी बोले क्या? ये जो डिस्टेंस को बोल लेते हैं आर मिनिमम, ठीक है। ये डिस्टेंस को क्या बोल रही है? आर मिनिमम। तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को यहाँ पे भी वही बात बोलेंगे, आर मिनिमम। कोई दिक्कत नहीं। आर मिनिमम जब है तो आर मैक्सिमम भी कुछ होगा। हाँ, तो आर मैक्सिमम इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक? ये सेंटर तक। ये सेंटर मान लेते हैं बीच में, ये सेंटर तक बोलते हैं आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सॉरी, यहाँ तक नहीं, इसको यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, F2 तक, यहाँ से लेके F2 तक आर मैक्सिमम बोलते हैं। आर मिनिमम कहाँ के? कहाँ से? इस प्लैनेट, मान लीजिए ये प्लैनेट है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट से लेके F1 तक आर मिनिमम, और इस प्लैनेट से लेके F2 तक आर मैक्सिमम, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं, ध्यान से देखना।
ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस सेंटर तक, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहीं पे लिख देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये हम लोग को इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग एक बात और ध्यान रखना, इसका वैल्यू होता है, अब ध्यान से देखना, इसका जो वैल्यू है ये और इसका जो वैल्यू है ये, ध्यान से तुम देखो आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। ये जो सेमी मेजर एक्सिस होता है इसका वैल्यू होता है ए, इसका वैल्यू क्या होता है ए, और सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू होता है बी, हम लोग मानते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं एलिप्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है ना। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर ये है और ये बी स्क्वायर ये है, यही होता है। यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का ये इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, मेजर एक्सिस को ए और माइनर एक्सिस को बी। ध्यान से देखना, अब ये ए है तो ये ए बाई 2 हुआ, ये भी ए बाई 2 हुआ, ये डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। ये भी ए बाई 2, ये भी ए बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टोटल 2 है, ए बाई 2 ए बाई 2 ए बाई 2 ए बाई 2। ये तो हम जनरल तुमको हम बताए हैं कि अभी लॉ ऑफ ऑर्बिट शुरू नहीं हुआ है, अभी जनरल बताएं कि ये समझना है, ये बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होता है। एक और चीज़ हम लोग को बस ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सन है तो सन के क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा भी यहाँ गए तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा भी यहाँ गए ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, उसी को बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। यार ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं पेरीहीलियन। अब ये कर सकते हो, पेरीहीलियन को याद कैसे रहेंगे, पहले से याद रख सकते हैं, जो पहले आएगा, पहले कौन आएगा सन से, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, या कहीं भी पहले कौन आएगा, यही पॉइंट आएगा, तो पेरीहीलियन। और सबसे जो फारटेस्ट रहता है, यहीं पे भी मान लो ये प्लैनेट यहाँ पे घूम के यहाँ पे जाएगा, तो ये सबसे फारदेस्ट है। तो फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन को बोलते हैं एपीहीलियन। पेरीहीलियन एपीहीलियन समझ में आ गया। इसी तरीके से पेरीहीलियन एपीहीलियन है, इसीलिए इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको ये तो ए है, पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं कुछ। अब पी क्यों माने हम बताएंगे, ये पी मानने का रीज़न क्या है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से लॉ ऑफ ऑर्बिट थोड़ा शुरू हो जाता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट का कहना क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट का कहना है कि अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ से अगर कहीं भी मूव करेगा, यहाँ से कहीं भी मूव करेगा, कहीं भी ले लो, तो जो फोकस 1 से, सम ऑफ फोकस 1 से डिस्टेंस और सम ऑफ फोकस 2 से डिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे, फिर से देखना, ये प्लैनेट यहाँ पे है, मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ पे आया, तो AF1 का डिस्टेंस और AF2 का डिस्टेंस, AF1 का डिस्टेंस और AF2 का डिस्टेंस सेम होगा। जब घूम के यहाँ भी चल जाएगा तो BF2 का डिस्टेंस और BF1 का डिस्टेंस सेम होगा। इसको लिख के बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, देखो हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट का मेनली जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 एंड फोकस 2 will be constant anywhere in the orbit while revolving. While revolving क्या बोले, सम
सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस वन, मान लेते हैं ऐसा करते हैं, ये सेमी मेजर एक्सिस को एक बार मिटा रहे हैं, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को एक बार मिटा रहे हैं, सेमी माइनर एक्सिस को एक बार मिटा रहे हैं। देखो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा और यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा, ये दोनों का सम इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। और मान लेते हैं अगर प्लैनेट मान लीजिए यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ का सम और यहाँ का सम F1 और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इसके बराबर रहेगा। जो डिस्टेंस सम करके इसका आएगा वही डिस्टेंस ये दोनों का सम करके इसका आएगा। तो नहीं समझ में आया सर, हमको अच्छे से बताओ। तो अच्छे से बताने के लिए देखो क्या करते हैं, ये P को मान लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्या बोलना है, AF1 प्लस AF2 इक्वल टू BF1 प्लस BF2। कोई दिक्कत नहीं है, BF1 और प्लस BF2, AF1 प्लस AF2 दोनों फोकस से ले रहे हैं। उसी तरह से आप पॉइंट P पे मान लेते हैं, तो PF1 इज इक्वल टू PF1 प्लस PF2 होगा। यही होना चाहिए, यही प्रिंसिपल है उसका, है कि नहीं? यही प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ऑर्बिट यही बोलता है कि कहीं भी चला जाए ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते करते, फोकस वन और फोकस टू से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा उसका सम, है ना। अब देखो AF1 AF2, अब देखो BF1 BF2। अब अभी हम एक बात बताएं, ये वाला डिस्टेंस AF1 और BF2 सेम है कि नहीं है? A/2 सेम है। तो हम लोग BF2 को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? BF2 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, AF1। कोई दिक्कत होगा अगर BF2 को AF1 लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। वेरी गुड, तो सर लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। AF1 ये सब ऊपर ही नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़, अब ध्यान से सुनना क्या है, BF1 का डिस्टेंस बताओ, BF1 का डिस्टेंस, BF1 का पहले डिस्टेंस बताओ। तो BF1 का सर डिस्टेंस A/2 प्लस A/2 प्लस A/2, मतलब कि BF1 का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1.5। नहीं समझे कैसे? 1.5 है, कुछ गड़बड़ लिख दे क्या? ध्यान से देखो, A/2 A प्लस A/2 1.5 है ना। और अब क्या है, BF1 और AF1 का डिस्टेंस क्या है, AF1 का डिस्टेंस A/2 मतलब 0.5 है। तो इसका क्या होगा, BF1, ये देखो BF1 प्लस AF1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.5 2A होगा। कोई दिक्कत नहीं है, BF1 प्लस AF1 2A होगा, मतलब ये सब इक्वल है, ये सब इक्वल है, तो इसको 2A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये। तो अब फिर से ध्यान दो, ये क्या है, R मिनिमम, मतलब BF2 का वैल्यू, BF2 को क्या लिख सकते हैं, R मिनिमम, BF2 को क्या लिख सकते हैं, R मिनिमम। BF2 को AF1 भी बोल सकते हैं, तो AF1 को बोल सकते हैं R मिनिमम। अब BF1 देखो क्या, BF1 इसी को बोलते हैं R मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं R मैक्सिमम, बताए थे, इसी को बोलते हैं R मैक्सिमम। देखो 1.5A को R मैक्सिमम बोलते हैं, तो R मैक्सिमम। तो जब इसी को R मैक्सिमम R मिनिमम बोले तो इसको 2A भी लिख सकते हैं। तो R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम बाई 2 इज इक्वल टू A। ये मीन डिस्टेंस हुआ कि नहीं, ये इसी को मीन डिस्टेंस बोलते हैं, R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू A। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट यही बोलता है, मेनली उसका कहना यही है कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 एंड फोकस 2 विल बी सेम एनीवेयर इन द ऑर्बिट वाइल रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, तो ये अच्छे से समझ गए इक्वेशन। 2A कैसे लिखे, हम ये डिवाइड करके ये बता दिए कि A/2 2A हो गया। तो BF1 AF1 को सम किए 2A, तो R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम इज इक्वल टू 2A, तो R मिनिमम बाई R मैक्सिमम बाई 2 इज इक्वल टू A। यही मीन डिस्टेंस बोलते हैं, यही लॉ ऑफ ऑर्बिट है, और लॉ ऑफ ऑर्बिट में और कुछ नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में और कुछ नहीं है, यहीं पे खत्म होता है। अब लॉ ऑफ एरियाज पे आ जाते हैं, जो कि सेकेंड लॉ था, ठीक है। ये वाला फिर से बताना पड़ेगा, हो सकता है, देखते हैं। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ एरियाज पे। लॉ ऑफ एरियाज में भाई सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। लॉ ऑफ
एरियाज। तो लॉ ऑफ एरियाज उसमें फिर अब देखो नॉर्मली है ये एलिप्टिकल पाथ है जहाँ पे प्लैनेट मूव करेगा, ठीक है, नॉर्मली ऐसा मान लो, ठीक है, प्लैनेट मूव करेगा, प्लैनेट मूव करेगा। तो लॉ ऑफ एरियाज कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लैनेट है, और यहाँ पे प्लैनेट है, तो ये कहता है अगर ये प्लैनेट, टाइम ले लो, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 आवर्स, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि 5 घंटा में 5 आवर्स में ये प्लैनेट जो पी था, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया, मान लिया जाए ये प्लैनेट कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और ये प्लैनेट यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो 5, यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ से पहुँच के यहाँ हो गया, ये प्लैनेट कहाँ पे पहुँच गए। अब ध्यान से देखना, जब हम फर्स्ट 5 आवर कंसिडर किए तो यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और जब यहाँ था तो हम यहाँ से 5 आवर से स्टार्ट किए काउंट करना, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो सेंटर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये तो वेरी गुड, अब समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या है, वो बोलता है द एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेटरी मोशन ड्यूरिंग अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं भी हो, ठीक है। मतलब क्या कहता है, इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द एरियाज स्वीप्ड बाय द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट। मतलब कि अगर मान लेते हैं ये सन है जो फोकस पे है ये प्लैनेट पी है, तो प्लैनेट पी को मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। मतलब कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ AFB, एरिया ऑफ AFB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ CFD, एरिया ऑफ CFD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ AFB, क्योंकि सेम होता है, ये लॉ ऑफ एरियाज कहता है। तो इसके अनुसार कुछ कुछ डेरिवेशन है जो हम लोग को देखना है। अब क्या है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल डी थीटा है, मान लीजिए ये जो है ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा है, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए आर है, ये पूरा डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस मान लो आर, और तो ये भी, ये जो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, वेरी गुड, इसका परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, क्योंकि ये आर है ये डिस्टेंस और ये डी थीटा है, तो आर डी थीटा हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो कि एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी सेम टू सेम एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ, क्या है, लेंथ ये होगा, लेंथ ये होगा, तो लेंथ ये क्या निकला, आर डी थीटा निकला, आर डी थीटा इंटू ये क्या निकला, आर तो एरिया क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन अब हम लोग को अगर इंस्टेंटेनियस, ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर तुम देखो तो DA बाई dt इसको बोलते हैं एरियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको बोलते हैं, है कि नहीं, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं DA बाई dt को। तो DA बाई dt को बोलते हैं, तो DA क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2 dt, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा DA बाई dt। हाँ, तो डी थीटा बाई dt क्या होता है, ओमेगा, हम लोग जानते हैं डी थीटा बाई dt क्या होता है, रेडियन पर यूनिट टाइम क्या होता है, ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा 2 लिख सकते हैं। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो आर स्क्वायर वी बाई आर इंटू 2
ये कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, वी आर बाई टू। तो वी आर बाई टू क्या आ गया, डी ए बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर बाई टू। समझ रहे हो ना ये कहाँ से आया समझ रहे हो। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अब ध्यान से देखो, इससे एंगुलर मोमेंटम पे भी जा सकते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ से, इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ करते हैं, एल से। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा हम लोग जानते हैं वी बाई आर, ये कट जाएगा एम वी आर। अब तुम एक और बात बताओ, ये जो मोमेंटम आया एम वी आर, मोमेंटम और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको टर्म में लिखना है, एरियल वेलोसिटी को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी आर बाई टू एम अगर कर दें तो वी आर बाई टू आ जाएगा, वी आर बाई टू आ जाएगा, है कि नहीं। तो बाई टू एम करेंगे तो वी आर बाई टू आ जाएगा। तो मतलब क्या, मतलब क्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी आर को क्या लिख सकते हैं, एल बाई टू एम। तो डी ए बाई डी टी को एक और फॉर्मूला हम लोग का निकल गया, एल बाई टू एम, है कि नहीं। डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम, ये तो होता ही था वी आर बाई टू, लेकिन एल बाई टू एम भी लिख सकते हैं। अब तुम एक और बात बताओ यहाँ पे एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट इन अ गिवन इंटरवल टाइम कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट, एरिया। तो एरिया अगर कांस्टेंट रहता है तो डी ए बाई डी टी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ है। तो बस यहीं पे हम लोग का थ्योरी आ गया, यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि सेकेंड लॉ ऑफ जो केपलर्स लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, वो क्या बताता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम stays constant because aerial velocity is constant, since aerial velocity is constant because of the area that is constant। तो एरिया कांस्टेंट होता है, हम लोग एरिया से कैसे निकाले एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी से हम लोग कैसे निकाले एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिलेट किए एरियल वेलोसिटी से, फिर बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ है। इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ है। तो इन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ये मेन है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन सेकेंड लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, यही है लॉ ऑफ एरियाज जो सेकेंड लॉ है। अब थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ कुछ है नहीं, उसका बस एक इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन उस पर आता है। सेकेंड लॉ थर्ड लॉ से ही क्वेश्चन आता है, बाकी फर्स्ट लॉ से कम आता है। लेकिन फर्स्ट लॉ जानना जरूरी है, नहीं तो फिर ये पूरा इलेक्ट्रिकल पाथ ही नहीं समझ पाएंगे। फिर जो आ रहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी इसी पे बेस्ड है। तो इसेंट्रिसिटी अगले पार्ट में कराएंगे, सेकेंड लॉ का ही एक्सट्रैक्शन है, अगले पार्ट में एक बार करवा देंगे छोटा सा, ठीक है। अब केपलर्स थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ है एरिया लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड बोलता क्या है, तो लॉ ऑफ पीरियड का कहना यह है कि डायरेक्टली इक्वेशन है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज क्यूब रूट ऑफ, थोड़ा सोच के देखो, ये बहुत बार लोग पढ़े भी हो गए, है ना। ध्यान से देखो, लॉ ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सारा याद रखना जो हम लोग पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉ। हाँ, बहुत लोग को याद है आर 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 या ए कुछ याद किए होगे।
लेकिन बोल नहीं पा रहे कि उसका मतलब क्या होता है, वही दिक्कत होता है। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब। अब ये सेमी मेजर एक्सिस को ए कैसे लिख दिया, सेमी मेजर एक्सिस होता ही है ये, ठीक है। तो याद रखना सेमी मेजर एक्सिस, नाम याद रखना, ए बोलो आर बोलो कोई मतलब नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस ये याद रखना है, ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, तो क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। यही होता है लॉ ऑफ पीरियड, जो थर्ड लॉ है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बस इक्वेशन याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये हो गया। तो केपलर का थर्ड लॉ तक खत्म हो गया। अब भाई यही था। अब इसेंट्रिसिटी नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि देखो ही, लेकिन देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन है, 9 मिनट्स का देखने में कोई 5 से 10 मिनट का होगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आने से पहले हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा कि सैटेलाइट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब सैटेलाइट का कुछ कंडीशन है, मेनली 2 कंडीशन हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अगर ये अर्थ है, ये प्लैनेट है, मान लेते हैं कोई भी प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट के अराउंड हमको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, या क्या कंडीशन है कि वो सैटेलाइट बन पाएगा। जैसे हम लोग मून को जानते हैं, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो मून सैटेलाइट क्यों है। तो एक बात बताते हैं, ये अगर प्लैनेट है तो प्लैनेट के अगर चारों तरफ वो घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे वो चक्कर काट रहा है, तो भाई ये क्यों बोलेंगे ये सैटेलाइट है। अगर मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे अगर यहाँ से घूम रहा है तो इसको सैटेलाइट बोल सकते हैं कि नहीं, इसको सैटेलाइट बोल रहे हैं। मान लीजिए हम बोल दिए इसको सैटेलाइट बोल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम रहा है प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट भी मान लो, ये सैटेलाइट मान लो, तो ये घूम रहा है, इसको हम सैटेलाइट बोले, ये सैटेलाइट है। लेकिन ये घूम रहा है, ये प्लैनेट भी है, तो हम सैटेलाइट नहीं बोले, सैटेलाइट बोले नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, इसको बोल रहे इसको नहीं बोले। तो 2 कंडीशन है। अब 2 कंडीशन क्या है देखो, द ऑर्बिट, द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ध्यान से देखो, द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ प्लैनेट। ध्यान से देखो क्या बोले, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। अब ये क्यों कोइंसाइड करना चाहिए ये भी बताएंगे कि क्यों नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्यों, कैसे पता चलता है कि नहीं कर रहा है कोइंसाइड। यहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ का इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा और इसका सेंटर प्लैनेट का सेंटर यहाँ है, इसीलिए ये नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इसका सेंटर यहाँ है और ऑर्बिट का भी सेंटर यहीं पे है इसका, इसलिए एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है, द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ठीक है। तो 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन कि जो ऑर्बिट का जो सेंटर है वो प्लैनेट के सेंटर से कोइंसाइड करना चाहिए, और दूसरा द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसीलिए ये एक सैटेलाइट है, बाकी सैटेलाइट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये क्यों सैटेलाइट ये क्यों नहीं कर सकता, कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लो, सेंटर ऑफ द अर्थ। कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या हो जाता है, तो दोनों में कंडीशन बताते हैं। पहला कंडीशन ले लेते हैं ये, और पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, कहीं पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ये है, सेंटर ऑफ प्लैनेट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है।
और ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट है नहीं, बस जस्ट मान रहे हैं कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट बनेगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उस पर, तभी तो ये घूमेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे एक इसको लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे इसको फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे इसको फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे इसको फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स अर्थ के सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। ये अर्थ के जब सेंटर पे लग रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट होगा ये तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये जब घूम रहा है तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये जब घूम रहा है तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, एंगल को मान लेते हैं थीटा, एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, एफ कॉस थीटा तो इधर हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर है, एफ कॉस थीटा भी इधर है, लेकिन एक एफ साइन थीटा है जो नीचे की ओर लग रहा है, तो ये सैटेलाइट को नीचे खींचेगा। सैटेलाइट को क्या करेगा, नीचे खींचेगा, तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक तो फोर्स इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक एफ कॉस थीटा भी इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, लग रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ही लग रहा है, लेकिन एक एफ साइन थीटा है जो नीचे लग रहा है। तो जब नीचे लग रहा है तो ये स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसीलिए ये लॉन्च नहीं हो सकता, जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा सेंटर पे, ये नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि एकदम सेंटर पे है, ठीक है, एकदम सेंटर पे इसका कोइंसाइड कर रहा है। अब कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी इधर लग रहा है, तो दोनों एक ही तरफ लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है जो नीचे ला रहा है, दोनों एक ही तरफ लग रहा है, तो ये रोटेट करेगा, तो इसीलिए ये सैटेलाइट पॉसिबल है, ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट बनने के काबिल है, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब तो यही हम लोग को बस बात करना था कि सैटेलाइट क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी देखते हैं, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या, एक ऑर्बिट में घूमने के लिए कोई वेलोसिटी चाहिए, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग देखें एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है, प्लस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों का सम 0 होना चाहिए, तभी वो एक ऑर्बिट बनेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, आर क्या है, यहाँ पे लिख लो, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, समझ रहे हो ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, एम बी स्क्वायर बाई आर। अब फोर्स क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी क्या है, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दोनों आर सेम है, इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ये एम क्या है, अब ये यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच wants to be सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी में जाएगा तभी तो सैटेलाइट बनेगा। तो m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ठीक है, तो m से m कट गया, r से r कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर, तो v क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी एम बाई आर। यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको vo से डोनेट कर सकते हैं, यही हुआ हम लोग को ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे नहीं छोड़ सकते हम, एक रिलेशन हमको ध्यान में आ रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो कि हम लोग को ध्यान में आ रहा है। जैसे बताते हैं, हम लोग को थर्ड लेक्चर में पढ़े थे स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या था कि प्लैनेट से किस वेलोसिटी से फेंकेंगे कि वो एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। तो क्या था उसका कि बाहर चला जाएगा मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कुछ होना चाहिए। हम बस बता रहे एक बार और ताकि रिवाइज कर लो तुम उसको रिलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या था, हाफ एम वी एस्केप का एनर्जी प्लस माइनस जी एम बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हाफ एम v इज इक्वल टू जी एम बाई आर, एम कट जाएगा तो v इज इक्वल टू 2
gm/r का अंडर रूट आया। देखो एस्केप वेलोसिटी ध्यान से देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r इसमें भी है, gm/r इसमें भी है, तो उसको हम लिख सकते हैं v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। यही रिलेशन बस हमको ध्यान में लाना था कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। मतलब क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो होता वो है कि ऑर्बिट में रोटेट करेगा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में प्लैनेट के एक मिनट यार पानी पी लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, लेकिन ये क्या एस्केप वेलोसिटी है कि एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाएगा। हाँ, तो अंडर रूट 2 टाइम्स, मतलब कि अंडर रूट क्या होता है 0.414 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के टाइम्स रहेगा। मतलब कि अगर इतना से ऑर्बिटल वेलोसिटी को इनटू कर दें या इससे ज़्यादा वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर दें, मतलब कि मान लीजिए वेलोसिटी 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्केप कर जाएगा बिल्कुल। अगर तो बोला क्या जाता है एक्चुअली, इसका जो वैल्यू होता है बुक्स में बोलता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर से हम लोग छोड़ेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब 8 किलोमीटर से ज़्यादा दे दिया अंडर रूट 2 टाइम्स तो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा। फिर वो तो सैटेलाइट क्या, वो तो भाग ही जाएगा एटमॉस्फेयर के बाहर ही, वो फिर कभी आ नहीं पाएगा। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी था, ठीक है। हम लोग केपलर्स का तीनों लॉ कर लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिफाइन कर लिए, एक्सप्लेन कर दिया, और उसको एस्केप वेलोसिटी से भी रिलेट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बाकी थ्योरी है जियोस्टेशनरी के लिए, वो पढ़ सकते हो, वो मुश्किल से 10 लाइन होगा पूरा थ्योरी उसका, तो कर सकते हो। अब हम एक बस 5 से 10 मिनट का बना देंगे हम इसेंट्रिसिटी का देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू।